सबसे बड़ी नौसेना उसके पास, सबसे बड़ी थल सेना उसके पास, क्या कुछ तो मकसद होगा सर। कोई अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो अपनी नेवी और आर्मी के अंदर कर रहा है तो कुछ तो मकसद है, वो मकसद क्या है सर? देखो, जहां तक चीन का सवाल है, उनका जो मेन प्रॉब्लम्स है, एक इंडिया के साथ है, ताइवान है, फिलीपींस है, जापान है, क्योंकि साउथ चाइना सी में हर देश के साथ उनकी दुश्मनी है। दूसरी बात, चीन को पता है कि यूएस के साथ भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, और दुनिया तकरीबन चीन रशिया एक तरफ और बाकी वेस्टर्न पावर्स एक तरफ, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिन देशों के साथ चीन के साथ प्रॉब्लम्स है, वो तकरीबन चीन से दूर होकर वेस्ट के साथ मिल रहे हैं। तो चीन ने हमेशा अपनी आर्मी रखी हुई, और खास तौर पे ये भी याद रखो कि चीन की आर्मी काफी तरह पे अपने लोगों के ऊपर भी इस्तेमाल की जाती है कि उनको सप्रेस करने के लिए, कि कोई अपराइजिंग ना हो, और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सीसीपी है, जो जी जिनपिंग है उनका जो लीडर है, उसकी कुर्सी के ऊपर कोई थ्रेट ना हो। तो चाइना की आर्मी सिर्फ बाहर के लिए नहीं, अंदरूनी काम में भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप टियानमेन स्क्वायर ले लो, तो उनकी आर्मी थी जो जो टैंक्स के साथ आई थी। अभी भी जब रिसेंटली प्रॉब्लम्स हुए हैं कोविड के दौरान, उनकी आर्मी अंदर आई है। सो उनका इस्तेमाल अंदर और बाहर दोनों जगह है। अभी करंटली जब ताइवान इलेक्शंस हुए हैं और प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी पावर में आई है, तो चाइना का इंटरेस्ट तकरीबन उस तरफ होगा। फिलीपींस के साथ रेगुलर क्लैशेस हैं, जापान के साथ क्लैशेस नहीं, पर प्रॉब्लम्स रहते हैं नॉर्थ चाइना सी में। सो ये है हर जगह, तो उनको उसी लिए उन्होंने अपना रखा हुआ है, और उनकी कोशिश है कि हमारा फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल हो, कि यूएस भी 2 बार सोचे इन लोगों को सपोर्ट करने में। पर 2-3 चीजें जो आई हैं सर निकल के सामने पिछले कुछ समय में, रॉकेट फोर्स में जिस प्रकार से उनके करप्शन देखने को मिला, रक्षा मंत्री को हटा दिया, टॉप 9 जनरल्स को हटा दिया गया। मैं जो चीज समझना चाहता हूं कि क्वालिटी या क्वांटिटी, किस प्रकार से हम देखें इस वक्त पीएलए को? देखो, चाइना चाइना के अंदर अभी भी उनको पता है कि उनकी फौज तैयार नहीं है। जब आप कोई इक्विपमेंट इंडक्ट करते हो, उस इक्विपमेंट को अपने स्ट्रेटजी, अपने टैक्टिक्स के अंदर शामिल करने में टाइम लगता है। एक दूसरी बात, ये जो करप्शन के केसेस हैं, ये इंडिकेटर दे रहा था कि रॉकेट फोर्स जो इतने अनाउंसमेंट के बाद बना है, उसके अंदर कमियां हैं, और ये रॉकेट फोर्स तैयार नहीं है। इसके अंदर या कैपेबिलिटी कम है, या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, या एबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने अगर इतने जनरल्स और टॉप नॉच को निकाला, जिसको आप फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस करते हो वो गायब हो जाता है, जिसको आप डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हो वो गायब हो जाता है, जितने रॉकेट फोर्स के टॉप जनरल्स को निकाल देते, इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। और आप उसके बाद उन लोगों को रॉकेट फोर्स में लाते हो जिन्होंने कभी वहां सर्व नहीं किया। बिल्कुल सर। सो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ टाइम के बाद ही सेटल होगा। और ये इंस्टेबिलिटी ये भी बताता है कि जी जिनपिंग के अंदर जो उनकी अपनी कुर्सी की सिक्योरिटी है, वो भी 100% नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। सही में क्या है, वो सिर्फ स्पेकुलेशन होगा, और करेक्ट इनपुट्स मिलेंगे नहीं। पर इतना है कि जरूर अंदरूनी सेटिस्फैक्शन नहीं है, कैपेबिलिटीज में डाउट है। अब ये नहीं पता कि इक्विपमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर नहीं है। ये एक चीज और भी थी सर, हाल ही में जब से मोहम्मद मुइज़ू जो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने चीन का 5 दिन का दौरा किया है, उसके बाद से बहुत चर्चाएं गर्म हैं इस वक्त। अभी ऐसी भी खबर है कि
फरवरी के पहले हफ्ते एक स्पाई शिप है जिसने श्रीलंका जाना था और श्रीलंका के इनकार के बाद वो माले का रुख कर चुका है। मैं कई जगह पर कंबोडिया से लेकर कंबोडिया में देखता हूँ, कोको आइलैंड में, कॉक्स बाजार में और हम्बनटोटा और माले के अंदर जब मैं चीन को देखता हूँ, तो क्या मैं ये केवल सोचता हूँ कि आने वाली जो जंग है वो ये जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे लड़े। चीन की तैयारी देखकर कभी ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त शायद ऐसा है कि नीले पानी में ये जंग होगी। कैसे देखें? देखो देखो, ये जो पोर्ट्स हैं, चाहे आप हम्बनटोटा ले लो, अब माले के अंदर स्पाई शिप की बात अलग है, वो मैं अलग से देखूंगा। इन पोर्ट्स के अंदर आप आके रुक सकते हो। ओके। आपके पास मे भी आपको फ्यूल मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आपकी अगर नेवी चीन से लेके इंडियन ओशन आएगी, वो अपने बेसिस से 3000 किलोमीटर दूर लड़ेगी। ये हमारे लिए बैकयार्ड है। तो अगर नेवी को 3000 किलोमीटर आके लड़ना है और आप अपने बैकयार्ड में हो, आसान नहीं है। ओके। ठीक है। चाइना को मेन रीजन अपनी नेवी को स्ट्रांग करना है क्योंकि उसका मेजर रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो उसका ट्रेड हो, वो सब बाय सी जाता है। और चोक पॉइंट्स है, मलाका स्ट्रेट चोक पॉइंट है, बाकी जगह भी डोमिनेशन है दूसरे देशों का। तो अगर उसको अपना ट्रेड सिक्योर करना है तो उसको एक पावरफुल नेवी चाहिए, और अगर उसका नेवी पावरफुल नहीं है तो उसके ट्रेड को चोक करके उसको ऑपरेशंस के टाइम इंपैक्ट कर सकते हो। जी। तो ये जो जगह उन्होंने ली है, ये सिर्फ हम्बनटोटा में या माले में वो सिर्फ हॉल्ट कर सकते हैं। उनका एमिनेशन का रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा, मैन पावर चेंज होके बाय फ्लाइट आके जा सकता है, उसके अलावा तो कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने माले में सिर्फ रिक्वेस्ट किया रिफ्यूलिंग का, मैन पावर चेंज का और रेस्ट का। और माले ने यहां तक कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि ये सिर्फ इस काम के लिए आ रहे हैं, कोई सर्वे नहीं होगा मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। पर इसमें एक राइडर है। राइडर ये है कि मालदीव्स के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है मॉनिटर करने की वो करें या ना करें। बिल्कुल। उसके लिए आपको आपके पास रिसोर्सेज चाहिए। जो रिसोर्सेज आपके पास अभी है कुछ भी मॉनिटर करने के लिए, वो इंडियन हेलीकॉप्टर्स और डॉनियर एयरक्राफ्ट है। तो अगर आप उसको फ्लाई नहीं करने दे रहे हो तो कैसे आप मॉनिटर करोगे कि आपके ईईजेड में चाइना कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल सर। तो क्लेम करना और इंप्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क है। ओके सर।